हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत को इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से क्या सीखना चाहिए। जैसा कि हाल ही में आपने ऑपरेशन राइजिंग लायन और ऑपरेशन सिंदूर दोनों को देखा। किस तरह इजराइल ने 200 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ 2000 किलोमीटर दूर जाकर ईरान की सीमा में घुसकर सटीक हमला किया और बिना किसी नुकसान के सारे एयरक्राफ्ट वापस इजराइल लौट आए। वहीं भारत ने अपनी ही सीमा के अंदर से पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया, जो एकदम सटीक और ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने वाला था। लेकिन भारत ने अपने 3 या 4 या फिर 5 एयरक्राफ्ट नंबर्स नॉट कंफर्म्ड गंवा दिए। ऐसा भविष्य में ना हो तो उसके लिए भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, आइए देखते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन से भारत के लिए 6 सबक। सबक 1, निर्णायक प्रभाव वास्तविक समय की सटीक खुफिया जानकारी पर निर्भर करता है। इजराइल ने तब हमला किया जब मोसाद ने ईरान में घुसपैठ कर यह जानकारी दी कि उसके पास इतना संवर्धित यूरेनियम है कि वह महीनों नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में परमाणु बम बना सकता है। इस खुफिया जानकारी के मिलते ही राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने कुछ ही घंटों में कार्रवाई की। सभी उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों की न केवल जानकारी थी बल्कि उन्हें गुप्त रूप से लगातार ट्रैक भी किया जा रहा था। इसके बाद जो हुआ वह था स्टैंड ऑफ, दूर से सटीक हमले बिना फालतू कोलैटरल डैमेज के। भारत को इससे क्या सीखना है? भारत के लिए इस सबक का सार साफ है। विजय तब सुनिश्चित होगी जब हमारे पास एक एकीकृत खुफिया तंत्र होगा जिसमें सैन्य अंतरिक्ष क्षमताएं इतनी सटीक पीएनटी, पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग दें कि वह सब सेंटीमीटर स्तर तक सटीक हो। इसमें मानव बुद्धि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई का मिलाजुला उपयोग हो ताकि वास्तविक समय में अनुकूलनीय और सटीक जानकारी मिल सके। हमें आतंकवादियों के रिश्तेदारों को नहीं बल्कि शीर्ष आतंकी सरगनाओं को ही निशाना बनाना होगा। सभी हाई वैल्यू टारगेट्स की पहचान, निगरानी और ट्रैकिंग 24/7 होनी चाहिए ताकि पूर्व खतरनाक हमले, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए जा सकें। सिंदूर 2.0 जैसी भविष्य की रणनीति एक ऐसे इक्वल स्ट्राइक क्लॉक की मांग करती है जो सभी एजेंसियों के लिए एक ही रियल टाइम डेटा पर आधारित हो, जिससे निर्णय लेने वाला अधिकारी मिनटों में गो या एबॉर्ट का आदेश दे सके, न कि दिनों में। भारत को C5LSR कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, कॉम्बैट सिस्टम्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और स्पेस कमांड के साथ साथ साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कमांड भी स्थापित करनी चाहिए। दूसरा सबक, आज की जीत अकेली सेवा से नहीं बल्कि मल्टी डोमेन तालमेल से मिलती है। ऑपरेशन राइजिंग लायन ऊपर से देखने में एक हवाई हमला जैसा लगा, लेकिन इसकी असली सफलता जमीन के नीचे हुई उस तैयारी में थी जो महीनों पहले से चल रही थी। इसमें शामिल थे ईरानी कमांड लिंक को धोखा देने वाले साइबर हमले, दुश्मन के सर्च रडार को खत्म करने वाले लॉइटरिंग ड्रोन और उपग्रह संचार जिन्होंने बमबारी के प्रभाव को तेल अवीव तक लाइव स्ट्रीम किया। सिंदूर में भी इस अवधारणा की झलक मिली, माइक्रो सैटेलाइट्स द्वारा निर्देशित लॉइटरिंग म्यूनिशन। लेकिन भारत में अब भी बहुत से ऑपरेशन फोन कॉल के जरिए समन्वय से ही होते हैं। भारत के लिए जरूरी सबक यह है, हमें एआई संचालित प्रिसिजन मैस डॉक्ट्रिन की आवश्यकता है जिसमें तीनों सेनाएं थल, जल और वायु एक ही वास्तविक समय वाले डिजिटल चित्र, रियल टाइम फ्यूज्ड बैटलफील्ड पिक्चर पर काम करें। सभी कम्युनिकेशन और डेटा साझा करने की प्रणाली पूरी तरह से जुड़ी और एकीकृत हो। इसके साथ ही विभिन्न डोमेनों जैसे साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, काइनेटिक ऑपरेशन आदि के बीच की इंटरलिंकिंग को और ज्यादा सटीक और अनुकूल बनाने की जरूरत है ताकि अधिकतम प्रभाव हासिल किया जा सके। सीधा मतलब, अगली जीत उन सेनाओं की होगी जो साथ मिलकर एक साझा सूचना तंत्र पर सेकंड दर सेकंड निर्णय ले सके, ना कि वो जो अलग अलग सेवा शाखाओं में काम करती रहें। तीसरा सबक, तलवार लहराने से पहले ढाल तैयार करें। भले ही इजराइल ने दुश्मन मिसाइलों को 90% तक मार गिराया, फिर भी टीवी स्क्रीन पर विस्फोटों की तस्वीरें और जमीनी नुकसान के दृश्य सामने आए। इसका मतलब है 100% प्रभावी वायु रक्षा या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली अभी तक कोई भी देश हासिल नहीं कर पाया है। भारत के लिए चेतावनी स्पष्ट है, अगर सिंदूर 2.0 जैसी भविष्य की लड़ाइयों में पाकिस्तान को चीन की मदद से JF-35 स्टील्थ एयरक्राफ्ट, HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, KJ-500 अवाक्स और एडवांस ड्रोन स्वाम टेक्नोलॉजी जैसी क्षमताएं मिलती हैं तो यह चुनौती और अधिक जटिल व खतरनाक हो सकती है। इसलिए भारत को अभी से तकनीकी बढ़त पाने और ऐसे खतरों को नाकाम करने के लिए निवेश करना होगा। समाधान, भारत को चाहिए दिव्य कवच। यह एक 3 स्तरीय रक्षात्मक प्रणाली होनी चाहिए जो निम्नलिखित को जोड़ती हो: आकाश मिसाइल सिस्टम, बराक 8, S-400, S-500 हाई एनर्जी लेजर्स, और ये सब AI सक्षम इंटरफेस से जुड़ी हों ताकि विभिन्न ऊंचाई और दूरी पर एक ही क्लिक में प्रभावी अवरोधन, इंटरसेप्शन किया जा सके। आगे की दिशा, स्टील्थ और एंटी स्टील्थ तकनीक। आज की युद्ध रणनीति में स्टैंड ऑफ अटैक यानी दूर से मार करने की क्षमता सबसे अहम है। इसके लिए भारत को चाहिए स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो रडार से बच सके, एंटी स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो दुश्मन की स्टील्थ तकनीक का भेद खोल सके। निष्कर्ष, भारत को चाहिए AI आधारित रक्षा सिद्धांत। भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ मिसाइल और टैंक से नहीं जीती जाएंगी,
उन्हें जीता जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा फ्यूजन और रियल टाइम निर्णय लेने की क्षमता से। भारत को अब एक स्पष्ट और सशक्त रक्षा सिद्धांत तैयार करना होगा, जिससे हमारे रक्षा बल तेज, स्मार्ट और घातक बने और सिंदूर 2.0 जैसे किसी भी खतरे को समय रहते कुचल सके। भारत को तलवार से पहले ढाल बनानी होगी और वह ढाल होगी AI से संचालित दिव्य कवच। चौथा सबक, नेतृत्व पर प्रहार से बदली जा सकती है दुश्मन की रणनीति। जब इजराइल ने ईरान के शीर्ष सैन्य नेताओं हुसैन सलामी और आमिर अली हाजीजादे को निशाना बनाया, तो यह केवल उनकी ताकत फिस्ट पर नहीं बल्कि उनके मस्तिष्क ब्रेन पर वार था। यह रणनीति दुश्मन की सोच और प्रतिक्रिया की पूरी प्रणाली को झकझोर सकती है। इसके उलट भारत द्वारा किए गए सिंदूर ऑपरेशन में निशाने पर केवल आतंकी संगठनों के नेता और इसी के फॉरवर्ड हैंडलर थे। नतीजा यह हुआ कि रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना मुख्यालय को धक्का तो लगा, लेकिन उन्होंने इसे अपने अस्तित्व पर खतरे के रूप में नहीं देखा। भारत के लिए सबक, भविष्य की किसी भी निर्णायक कार्रवाई के लिए भारत को एक टियर डास लिस्ट तैयार रखनी चाहिए, जिसमें ऐसे नेतृत्व लक्ष्य शामिल हों जैसे कि आतंकवाद के मास्टरमाइंड, रणनीतिक बलों के प्रमुख कमांडर, अगर उनकी संलिप्तता मिले तो PLA चीनी सेना के सलाहकार भी। इस तरह की सूची उस समय उपयोगी हो सकती है जब भारत को दुश्मन की सोच को झकझोरना हो बिना परमाणु सीमा रेखा पार किए। यह रणनीति दर्शाती है कि कभी कभी युद्ध जीतने के लिए सेना नहीं बल्कि मानसिकता को बदलना जरूरी होता है। पार्ट 5, नैरेटिव की लड़ाई पहले बम से पहले शुरू होती है। नातांज पर हमले के कुछ ही मिनटों के भीतर इजरायली रक्षा बल IDF ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर कॉकपिट वीडियो, सैटेलाइट इमेजरी और एक बहुभाषी बयान साझा कर दिया, जिसमें इस हमले को आखिरी विकल्प के रूप में बताया गया। ईरानी प्रतिक्रिया कई घंटे बाद आई और सीमित समर्थक देशों के अलावा कहीं खास असर नहीं डाल सकी, लेकिन भी पर ऑपरेशन सिंदूर की सूचना रणनीति इससे भी कमजोर रही। पाकिस्तानी सोशल मीडिया प्रभावितों ने गिरे हुए रफाल विमानों की झूठी तस्वीरें लगभग आधे दिन तक फैलाईं, जबकि भारतीय फैक्ट चेकर्स को सच्चाई सामने लाने में समय लग गया। इसका समाधान है एक राष्ट्रीय समन्वित नैरेटिव युद्ध संरचना, नेशनल इंटीग्रेटेड नैरेटिव वॉरफेयर स्ट्रक्चर की स्थापना। इसमें विदेश मंत्रालय मिया के राजनयिक, रक्षा मंत्रालय मोडी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA और सैन्य मीडिया अधिकारी शामिल हों, जो संकट की स्थिति में तुरंत उपयोग के लिए ग्राफिक्स, कानूनी तर्क और पूछे जाने वाले सवाल पहले से तैयार और स्पष्ट रखें। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन भी ब्रह्मोस की तरह एक हथियार है, जिसे तेजी और प्राथमिकता दोनों चाहिए। छठा सबक, हर पाकिस्तानी वॉर रूम में चीन की परछाई है। ईरान ने ज्यादातर लड़ाइयां अकेले लड़ी, लेकिन पाकिस्तान कभी अकेला नहीं रहेगा। बीजिंग के बेदो सैटेलाइट्स, J-10C के रडार पॉड्स और कैमलबैक फाइबर लिंक पहले ही सिंदूर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी तोपचियों को डेटा मुहैया करा चुके हैं। अगली लड़ाई में संभव है कि चीन पाक मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EU पैकेज के जरिए भारत के एयर नेटवर्क को जाम करने या भारत के ड्रोन को GPS स्पूफ करने की कोशिश करे। ऑपरेशन राइजिंग लायन का छुपा हुआ पहलू भी बहुत कुछ सिखाता है। अमेरिका ने भले ही प्रत्यक्ष रूप से फायरिंग में भाग नहीं लिया, लेकिन उसके अर्ली वार्निंग विमान इजरायली इंटरसेप्टर्स को गाइड कर रहे थे और जॉर्डन में मौजूद उसके पैट्रियट सिस्टम चुपचाप तैनात कर दिए गए थे। ट्रंप के सार्वजनिक धमकी भरे बयानों और अग्रिम मोर्चे के रूप में इजरायल की मौजूदगी के बीच सीधा संबंध था। भारत की कूटनीति को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में सिंदूर 1.0 की तुलना में अंतरराष्ट्रीय समर्थन कहीं अधिक ठोस और सक्रिय हो। लेसन से एक्शन तक सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत न केवल सटीकता से गहरी चोट कर सकता है, बल्कि इस दौरान इस्लामाबाद की परमाणु दहलीज को पार किए बिना पारंपरिक युद्ध का स्तर नियंत्रित भी रख सकता है। राइजिंग लायन दिखाता है कि जब खुफिया जानकारी, सटीक दूरस्थ युद्ध और तकनीक को एक साझा रणनीति में जोड़ा जाए तो इस मॉडल को कितनी दूर तक ले जाया जा सकता है। इन उपलब्धियों को स्थायी सिद्धांत डॉक्ट्रिन में बदलने के लिए नई दिल्ली को 4 मोर्चों पर काम करना चाहिए। एक थिएटर डिजिटल इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर की स्थापना करें, जिसमें सर्वोत्तम कॉडर्स हों, वर्दीधारी और गैर वर्दीधारी दोनों, न कि केवल अस्थायी रूप से तैनात अधिकारी। स्टैंड ऑफ युद्ध का एक सिद्धांत विकसित करें और मिसाइलों व ड्रोन को आर्टिलरी डिवीजन की संरचना में एक स्ट्राइक फोर्स के रूप में हर थिएटर के लिए एकीकृत करें। जब पहले से प्रायोजित आतंकवादी हमला किसी निश्चित हानि सीमा को पार कर जाए, तब एक प्रत्याशित, केंद्रित और उच्च मूल्य लक्ष्य, हाई वैल्यू टारगेट को निष्क्रिय करने वाली रणनीति पहले से ही तैयार होनी चाहिए। यह रणनीति कानूनी रूप से जांची, परीखी और युद्ध स्तर पर अभ्यास की हुई होनी चाहिए ताकि तत्काल प्रभाव से सक्रिय की जा सके। दिव्य कवच परियोजना को युद्धकालीन स्तर पर वित्त पोषित करें। 2025 में खरीदा गया एक एकीकृत इंटरसेप्टर 2026 की आपातकालीन स्थिति में खरीदे गए 3 इंटरसेप्टर से सस्ता पड़ेगा। रक्षा बजट केवल खर्च नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय निवेश है जो सुरक्षा के साथ साथ रणनीतिक क्षमता को भी कई गुना बढ़ाता है। इसके लिए हमें GDP का 2.5% से 3% रक्षा क्षेत्र को देना होगा। साथ ही बजटीय सुधारों की भी आवश्यकता है। वैश्विक कूटनीतिक समर्थन और भारत के दृष्टिकोण की विश्वसनीयता को संस्थागत रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जब भारत कोई कठोर कदम उठाए तो दुनिया पहले से ही भारत के पक्ष में खड़ी हो, न कि बाद में सफाई देने पर भरोसा करे। घटना के बाद समर्थन जुटाना हमेशा कम प्रभावशाली और प्रतिक्रियाशील होता है।
सबक से निष्कर्ष। ऑपरेशन राइजिंग लायन हमें यह याद दिलाता है कि सीमित युद्ध अब कभी कभार होने वाली घटनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि ये अब यह बार बार उपयोग होने वाली रणनीतिक विधा बन चुके हैं। भारत चाहे माने या न माने, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पहले ही इस्लामाबाद की आपात योजनाओं में दर्ज हो चुका है और बीजिंग की नजरों में भी। राइजिंग लायन से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक यही है कि जो पक्ष पहले से तैयारी करता है, अपने सभी क्षेत्रों को सटीक खुफिया जानकारी और सर्जिकल हमलों के साथ जोड़ता है और युद्ध की शुरुआत में ही नैरेटिव पर कब्जा कर लेता है, वही अंततः युद्ध के नतीजे को तय करता है। भारत के पास अभी भी इस पटकथा को अपने पक्ष में मोड़ने की खिड़की खुली है। जैसा कि इजरायली कहते हैं, घड़ी अब टिक टिक कर रही है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।